Hello, good morning to all students. In last session, we have discussed about क्या सेंट्रोसोम सेंट्रियोल 9+2 9+0। बहुत बढ़िया लेक्चर था यार, उसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस मतलब ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल का ब्रेन है। सेल को कब कौन सा कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है ये बताने की जिम्मेदारी किसकी? न्यूक्लियस की, ठीक। तो न्यूक्लियस का फिगर देखें? नहीं, पहले दो चीज़ें देख लेते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, आप चाहो तो ईयर याद कर सकते हो, चाहो तो ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। न्यूक्लियस को स्टेन किया जा सकता है बेसिक डाई से। अब वो कौन सी डाई थी, कैसे काम करती थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th में हम पढ़ेंगे, ठीक। ये डन किया था फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया था। खैर इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान ना दें, ये हम लोग वहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक। अब हम देखते हैं एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को। ये न्यूक्लियस है, और ये कैसा न्यूक्लियस है? जो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा। जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा उस समय का ये फिगर है, ठीक। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा तो उस समय का अगर फिगर देखोगे तो आपको ये तो अच्छे से पता है यार कि न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस की एक भीतर वाली मेम्ब्रेन होगी, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज हो जाती हैं वहाँ पे एक गैप बनता है। उस गैप को, जैसे ये एक मेम्ब्रेन, ये इनर वाली, ये आउटर वाली, ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हुई तो यहाँ पे एक स्पेस बनता है जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस के भीतर ये जो मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस के भीतर ये जो आपको मैट्रिक्स जो फ्लूइड देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें आपको ये धागेनुमा स्ट्रक्चर दिखेगी, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसके अलावा क्रोमैटिन फाइबर के अलावा आपको डेंस स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलती है, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिस एक स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अगर एक है तो सिंगुलर फॉर्म में न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर आप मेरे डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू करती है एज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से होता है, ठीक। चलो आगे चलें। तो न्यूक्लियस की बात करें तो ऐसा न्यूक्लियस जो इंटरफेज में हो, जो डिवाइड ना कर रहा हो। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है कि ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं कर रही है, उसका अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो उसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ जो देखने को मिलती है क्रोमेटिन फाइबर, आप देखे थे धागेनुमा संरचना होती है, स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरी चीज़ जो देखने को मिलती है न्यूक्लियोलाई, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर फॉर्म में न्यूक्लियोलस, ठीक। तो आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप में दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप कितने मेम्ब्रेन का होता है? दो मेम्ब्रेन का। तो पहले ही बता चुका हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, जिनके बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कोई चीज़ नहीं जा सकती और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकती। तो जाती किसके मदद से है? तो आंसर है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ को साइटोप्लाज्म में आना है, न्यूक्लियर पोर से आएगी। साइटोप्लाज्म से किसी भी चीज़ को न्यूक्लियस में जाना है तो भी वो जाएगी किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर की तरफ।
तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है और यही जाके बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर एब्सेंट होता है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक। एट द नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, यानी कई कई जगह पे आपको छोटे छोटे पोर मिलेंगे जो दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं, और इस पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसके द्वारा मूवमेंट होता है किसका, आरएनए का और प्रोटीन का। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, मेजर एक्सचेंज जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन का होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट क्या कुछ ऑर्गेनिज्म में एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ये पता करना है किस में होता है। लेकिन अगर बात करें हम कुछ ऐसे भी सेल होती है, मैच्योर सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लाइक एज इरिथ्रोसाइट मेनी मैमल्स। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे खास बात ये है कि सबकी इरिथ्रोसाइट नहीं, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं, सबकी रेड ब्लड सेल नहीं, केवल मैमल्स की जो आरबीसी होती है ना उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर मैमल्स के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके आरबीसी है तो उसमें क्या नहीं मिलेगा, क्या सेल मिलेगा, अरे न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, अगर वो मैमल्स के आरबीसी है तो न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म मैमल्स नहीं है तो उसके आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा, अगर उसके पास आरबीसी है तो। इसके अलावा जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीव ट्यूब होती है, उनके पास जो सीव ट्यूब सेल होती है, एक स्पेशल काइंड की सेल होती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इनकी सीव ट्यूब ऑफ सेल होती है वस्कुलर प्लांट की, उसमें नहीं पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक। इसके अलावा आप देखोगे कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें दो चीज़ मिलेगी, न्यूक्लियोलस मिलेगी और साथ में अपने को क्या मिलती है, क्रोमैटिन फाइबर। तो हम लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोलस फर्स्ट, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स को। न्यूक्लियोलस को प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी, कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो ये एक तरह की सेल ऑर्गेनेल है, यहाँ पे खास बात ध्यान दो, न्यूक्लियोलस एक तरह की सेल ऑर्गेनेली ही है, बट ये सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक। इसमें खास बात, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं है, बट फिर भी केवल और केवल यूकैरियोटिक में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगी। यहाँ के लिए खास बात ध्यान रखो, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए की ये फैक्ट्री है, यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, तो इट्स अ फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए। तो जो न्यूक्लियस जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है, जो सेल होती हैं ऐसी जिनमें को प्रोटीन सिंथेसिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन सेल्स को अगर देखोगे ना तो उन सेल्स के भीतर आपको ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियोलस के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, न्यूक्लियोलस के बारे में पहली बात, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, पहली बात नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के भीतर भी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए कहते हैं। ये चार बातें आपको कभी नहीं भूलनी। कौन सी, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक, चलते हैं आप आगे। तो न्यूक्लियोलस पे इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर में पहले ही बोल दिया इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं कर रही उसका न्यूक्लियस। तो उसके न्यूक्लियस में देखोगे ना तो आपको क्रोमैटिन फाइबर्स ही दिखेंगे, आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। जैसे ये एक न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में अगर आप ध्यान दो तो इस न्यूक्लियस में आपको जगह जगह धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या दिख रही है, धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, वंस वेट अ मिनट,
कुछ इशू आ गया सिस्टम। तो इसमें देखोगे कि आपको बहुत सारी धागे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, मतलब ऐसे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। लेकिन जब ये सेल डिवाइड कर रही होती है, ये डिवाइड नहीं कर रही तब की सीन है। अगर ये सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो अगर ये सेल डिवाइड करे तो उस कंडीशन में ये जो फाइबर्स होते हैं ये कंडेंस कर जाते हैं। ये फाइबर क्या कर जाते हैं, कंडेंस्ड। और ये कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। ये फाइबर कंडेंस करते हैं और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि बट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होगा तो सेल में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भीतर ही बनेगा, अरे सॉरी यार, न्यूक्लियस के प्लेस पे, मतलब न्यूक्लियस होता क्या है ना, जब सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, हर तरफ न्यूक्लियस ही फैल जाता है और उसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बनता है, क्रोमेटिन फाइबर से। तो क्रोमेटिन फाइबर के भी, क्रोमेटिन में कोई पूछे पाया क्या क्या जाता है, तो चार चीज़ें ध्यान रखना। क्रोमेटिन फाइबर, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। तो कोई पूछेगा क्रोमेटिन में क्या क्या पाया जाता है, तो देखो बहुत ज़्यादा लोगों को बस ये पता होता है कि डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ये दोनों पाए जाते हैं, बट नहीं, ये गलत है। आंसर सही क्या है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा आरएनए, ये चारों चीज़ मिलके बनाते हैं हमारे क्रोमेटिन फाइबर को। ये चारों चीज़ मिलके बनाते हैं हमारे एक क्रोमेटिन फाइबर को, ठीक। तो अगर सिंगल ह्यूमन सेल में अगर डीएनए को देखोगे ना, तो डीएनए की लंबाई 2 मीटर होती है। ह्यूमन सेल की बात कर रहा है तो एक डीएनए की लंबाई होती है 2 मीटर। और ये जो 2 मीटर होते हैं ये 46, देखो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम के भीतर डीएनए होते हैं। और उन डीएनए को 46 क्रोमोसोम के डीएनए को, 46 क्रोमोसोम के डीएनए को जब तुम ओपन करोगे तो उसकी लंबाई आएगी 2 मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 मीटर का डीएनए इतनी छोटी जगह पे कैसे रहता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक। अभी ये डिस्कस नहीं करना है। तो हर एक क्रोमोसोम जो भी हो वो हमें केवल डिवाइडिंग सेल में देखने को मिलेगा। जो सेल डिवाइड नहीं कर रही उसमें हमें क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा। उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। समझाते हैं। इसके लिए पहले इमेज देखो, ये है हमारा एक क्रोमोसोम। डिवाइडिंग सेल में हमको क्रोमोसोम ऐसा देखने को मिलेगा। किस फेज में देखने को मिलता है ये आगे पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो आर्म होते हैं उसको हम लोग पी आर्म बोलते हैं, और नीचे वाले आर्म को बोलते हैं हम लोग क्यू आर्म। तो हर एक क्रोमोसोम में, अगर एक क्रोमोसोम में बोले तो वहाँ पे 2 आर्म होते हैं। ऊपर वाले को हम लोग पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक। अब ये दोनों आर्म, पी आर्म और क्यू आर्म, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जिससे कनेक्टेड होता है ना, जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर, एक ही सेंट्रोमियर होगा। और सेंट्रोमियर करता क्या है, पी आर और क्यू आर्म को कनेक्ट करता है। कितने पी आर्म है, आंसर है यहाँ पे 2 पी आर्म है। कितने क्यू आर्म है, आंसर है 2 क्यू आर्म है। अब यहाँ पे देखो कि जो सेंट्रोमियर है उसके साइड में आपको एक डिस्क शेप की यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है। डिस्क शेप की आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है ग्रीन कलर की, ठीक। ये जो डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। तो एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होते हैं, 2 काइनेटोकोर। एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होंगे, पी आर्म क्यू आर्म। पी आर्म भी 2 होंगे, क्यू आर्म भी 2 होंगे। और ये दोनों पी आर्म क्यू आर्म किससे कनेक्ट होंगे, सेंट्रोमियर से कनेक्ट होंगे। और 2 सेंट्रोमियर के साइड में जब आप देखोगे तो 2 डिस्क शेप की स्ट्रक्चर दिखेगी जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। अब ये दोनों अगर इस क्रोमोसोम को 20 से ऐसे डिवाइड कर दें तो ये क्रोमोसोम 2 भाग में डिवाइड हो गया। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिड, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड में एक ही काइनेटोकोर होता है। यहाँ पे ध्यान दो कि हमको ऐसे कट करना, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स नहीं। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, आंसर है यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, ठीक। तो अगर बात करें तो सेंट्रोमियर का काम क्या होता है कि सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड को आपस में होल्ड किए हुए,
पकड़े हुए है, ठीक। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है इसकी पोजीशन के हिसाब से हम क्रोमोसोम को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखो, ये है सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी देखो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी देखो सेंट्रोमियर। तो इन सेंट्रोमियर्स में क्या देख रहे हो, ये तो ऊपर वाला पी आर्म है, नीचे वाला क्यू आर्म। तो पी आर्म, यूजुअली पी आर्म का दूसरा नाम होता है शॉर्ट आर्म और क्यू आर्म का दूसरा नाम होता है लॉन्ग आर्म, क्योंकि क्यू आर्म हमेशा लंबा होता है शॉर्ट आर्म से, लेकिन एक केस में बराबर होता है। अब देखो, अगर सेंट्रोमियर पी आर्म और क्यू आर्म के जस्ट बीचों बीच है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीचों बीच है तो इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं, और इस केस में पी की लेंथ क्यू की लेंथ के बराबर होती है। बट बकिया तीनों केस में पी की लेंथ कम होगी क्यू से, पी आर्म हमेशा छोटा शॉर्टर होगा क्यू आर्म से, ठीक, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या देखोगे, तो एक तो इसके बेसिस पे ना मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर अपने को मिडिल में मिलता है और दोनों आर्म इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ना स्लाइटली थोड़ा सा अवे होता है मिडिल ऑफ क्रोमोसोम से, यानी क्रोमोसोम के बीच से ना थोड़ा सा अवे होता है, जिससे एक छोटा हो जाता है और एक बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का। तो इसमें जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा, मतलब ये देखो, इनका अगर मिडल देखोगे तो यहाँ पे आएगा, तो इनके मिडल से थोड़ा सा अवे है, थोड़ा सा एक साइड में शिफ्ट कर जाता है, ठीक। तो ये बनता है सबमेटिक। तो इसमें सब मेटासेंट्रिक, तो इसमें एक शॉर्ट आर्म हो जाती है और एक लार्ज आर्म हो जाती है, ठीक। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में देखोगे ना तो सेंट्रोमियर क्या करेगा, एट द एंड आ जाएगा, एट द एंड, और एक बहुत ज़्यादा छोटा बना देगा, एक को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा। तो ये है हमारे पास, देख रहे हो, इसमें जो सेंट्रोमियर है एक के काफ़ी पास आ गया, तो एक वाला आर्म बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और दूसरा वाला आर्म काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह के बोलते हैं, इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रोमियर टर्मिनल होता है, यहाँ नहीं, यहाँ पे सेंट्रोमियर एक एंड पे आ जाता है। तो ये देखो, ऐसे भी आपको फिगर दिखा सकता है कि सेंट्रोमियर एक एंड पे है, और यहाँ पे देख रहे हो पी आर्म वैसे ही बहुत छोटा है। तो सेंट्रोमियर अगर एक ही एंड पे आ जाए, एक एंड पे आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो खैर, क्रोमोसोम हमारा हो गया। तो इस तरह देखो, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, सेल हमने अच्छे से कवर अप कर लिया। तो अगर आप क्या करो, रिवाइज कर लो, ठीक है। आप एक बार फिर से, आपको करना क्या है, होमवर्क क्या है, रीड एनसीईआरटी को कम से कम अब से 2 बार रीड कर लो। देखो, आप पढ़ोगे समझ में आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़ाते हैं। तो एक बार को एनसीईआरटी रीड करना, और आप जो भी बुक पढ़ते हो, जैसे मान लो आपके पास अगर मान लो एमटीजी की फिंगर टिप्स है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर ऑब्जेक्टिव की एमटीजी के फिंगर टिप्स है तो उसके 100 MCQ कर जाना, तभी जाके ये सेल कंप्लीट माने जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है, वीडियो देखो फर्स्ट, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करने के बाद जो गलती होगी वो गलती नोट डाउन कर लो कि मैंने ये गलती करी है, उसको सुधारो, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।